हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी की ज़ुबान। कक्षा 9 बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। अध्याय पहला है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे नोट्स के साथ, जो हमारे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे डी पीपल एस बी में भी ऑब्जेक्टिव आ रहा है, केबीएस एनबीएस ईएमआरएस में डिस्क्रिप्टिव हो चुका है और ऑब्जेक्टिव भी है, दोनों है उसमें। और बीपीएससी टीआरई 4 है, उसमें केवल ऑब्जेक्टिव है। और क्लास 10th के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है। तो इन सब के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो है ये। तो हम शुरू करते हैं। अध्याय है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, और कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले हर समय की वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका उद्देश्य है किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को समझना। अध्ययन का लक्ष्य लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बीच अंतर करना। लोकप्रियता वर्तमान दुनिया में लोकतंत्र सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो लोकतंत्र की उत्पत्ति जो होती है, मूल शब्द डेमोक्रेसी यानी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। डेमोक्रेसिया का विभाजन दो भाग में किया गया है, पहला डेमोक्रेस, दूसरा क्रेसिया। डेमोक्स का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसिया का मतलब हो जाएगा लोगों का शासन। डेमोक्रेसी किस शब्द से बना है? यूनानी शब्द से बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम में आते हैं। तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा डेमोक्रेसी का कि लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। देंगे परिभाषा की आवश्यकताएं और सीमाएं। तो आप बुक में देखते हो लिंग दो मैडम हैं और बच्चे हैं, उनके बीच में बहस हो रही है। तो केवल शब्द की उत्पत्ति से परिभाषा निकालना हमेशा पर्याप्त नहीं होता, यह निष्कर्ष निकला था उसमें। पहला, परिवर्तनशील अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल से बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग, समय और उपयोग के साथ शब्द का अर्थ बदलता रहता है। जैसे कंप्यूटर शब्द का अर्थ पहले केवल गणना करने तक सीमित था, परंतु अब यह बहुत व्यापक हो चुका है। उसी तरह निष्कर्ष निकल के आया लोकतंत्र के बारे में कि शासन की व्यवस्था केवल नाम से नहीं, बल्कि उसकी वास्तविक विशेषताओं और काम करने के तरीकों के परिभाषित करना जरूरी है। ठीक है, लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा की बात करें तो लोकतंत्र की एक सरल परिभाषा है कि शासन का एक ऐसा रूप जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। प्रमुख बिंदु, पहचान का पैमाना। किसी भी शासन को लोकतांत्रिक कहने का सबसे सरल पैमाना है कि वहाँ के लोगों के पास अपनी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं है। तो सबसे सरल पैमाना क्या है कि जो लोकतंत्र किसे कहा जाएगा कि जहाँ की शासक है, वहाँ की शासक का चुनाव किसने किया है? जनता ने किया है। सबसे सरल परिभाषा ये है लोकतंत्र की। दूसरा पॉइंट है समानता और अंतर। यह परिभाषा लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करता है या अंतर पैदा करता है। गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण क्या हैं? गैर लोकतांत्रिक शासन के उदाहरण हैं कि म्यांमार, जहाँ पे सैनिक शासन है, यहाँ के शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए, इसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं है। दूसरा चिली। चिली क्या है? एक तानाशाही शासक है। पिनोशे जैसा तानाशाहों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता है। तीसरा सऊदी अरब, जहाँ पे राजशाही चलती है। यहाँ का जो राजाशाह है लोगों द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि एक राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें शासन करने का हक मिला हुआ है। निष्कर्ष पे क्या पहुँचे हम? इतने अध्ययन के बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि सिर्फ चुनाव होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि शासन की असली शक्ति जनता के हाथ में होनी चाहिए। यह परिभाषा यह समझने में मदद करती है कि केवल खुद को लोकतांत्रिक कहने वाली सरकार और असल में लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। अगर चुनाव, कुछ सरकारें ऐसी होती हैं जो ये कहती हैं कि हम लोकतांत्रिक सरकार हैं, केवल वो चुनाव कर लेने से लोकतांत्रिक सरकार नहीं बन जाती हैं। चुनाव के बाद भी अगर सत्ता लोगों के हाथ में है, तब उसे लोकतांत्रिक सरकार कहा जा सकता है। लोकतंत्र की सरकार सरल परिभाषा की सीमाएं क्या हैं? परिभाषा की अपूर्णता। लोकतंत्र की यह सरल परिभाषा कि शासकों का चुनाव लोग करते हैं पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है, क्योंकि शासकों के द्वारा चुनाव करने के बाद भी जो सरकार होती है वो अलोकतांत्रिक हो जाती है। चुनाव और भ्रम। केवल चुनाव करवाने मात्र से कोई सरकार लोकतांत्रिक नहीं हो जाती। यदि हम बिना सोचे समझे इस परिभाषा को अपनाते हैं तो हम उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो दिखावे के लिए भी चुनाव करती हैं। दिखावटी बनाम असली लोकतंत्र। आज की दुनिया में लगभग हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या न हो, खुद को लोकतांत्रिक कहलवाना चाहती है। सावधानीपूर्वक अंतर। हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी से फ़र्क करना होगा। अगला कदम, इस अंतर को समझने के लिए हमें परिभाषा के हर शब्द को गहराई से समझना होगा और लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताओं को जानना होगा। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शासक अपने आप
बन जाने का अधिकार देता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, यह एक व्यंग्य है। क्या है, यह एक व्यंग्य है। इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में हम खुद अपनी सरकार चुनते हैं, मगर अगर हम गलत नेता चुनते हैं तो हमारा शोषण करता है, तो इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। हमें अपनी पसंद की गलती करने की आज़ादी देता है कौन, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या देता है, हमें अपनी पसंद की गलती करने की आज़ादी देता है लोकतंत्र। इसलिए कहता है कि लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक अपने आप बन जाने का अधिकार देता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना, पर उनके मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। मतलब यहाँ यह कहा गया है कि चुनाव के समय नेता वही बात करते हैं जो जनता सुनना चाहती है, जैसे लुभावने वादे, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद वे कभी कभी तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी हमने खुद ही वोट देकर अपने ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति चुना है। तीसरा है कि व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। मतलब यह बहुत गहरा विचार है। जैसे व्यक्ति क्या होता है कि चूंकि इंसान में इंसाफ की भावना होती है, इसलिए लोकतंत्र जैसा सिस्टम चल पाता है, लेकिन चूंकि इंसान में अन्याय करने की बुराई भी होती है, इसलिए लोकतंत्र की ज़रूरत पड़ती है ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी ताकत न रहे और सत्ता पर लगाम कसी जा सके। तो व्यक्ति की न्यायप्रियता जो रहती है लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। चौथा पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हमें जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार भी हम पर शासन करे। मतलब यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्रसिद्ध विचार है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्रसिद्ध विचार है। इन्होंने क्या कहा था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। इसका सीधा अर्थ है कि सरकार समाज का आईना होती है। अगर जनता जागरूक और ईमानदार है तो सरकार अच्छी होगी, अगर जनता उदासीन है तो सरकार भी वैसी ही मिलेगी। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। मतलब अगर लोकतंत्र में कोई कमी है, जैसे भ्रष्टाचार है, भेदभाव है, तो उसका समाधान तानाशाही नहीं है, बल्कि समाधान यह है कि लोकतंत्र को और मजबूत किया जाए, लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए और सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जाए। इन सब नोट्स का निष्कर्ष क्या निकल के आया है, तो निष्कर्ष ये निकल के आया है इसका कि ये उक्तियाँ हमें सिखाती हैं कि लोकतंत्र केवल वोट देने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। इसमें जनता जितनी जागरूक होगी सिस्टम उतना ही बेहतर काम करेगा। अब है कि लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। लोकतंत्र की विशेषताएं क्या कहलाती हैं, तो लोकतंत्र की सरल परिभाषा यह है कि लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। लेकिन इस परिभाषा के साथ इस कई महत्वपूर्ण सवाल और विशेषताएं जुड़ी हैं। जैसे पहला, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। लोकतंत्र की विशेषता है कि जो फैसला लिया जाता है वह निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। लोकतंत्र की पहली मुख्य विशेषता यह है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। पाकिस्तान का उदाहरण देखते हैं इस परिप्रेक्ष्य में हम, जहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में वक्तव्य दिया हुआ है कि सैन्य तख्ता पलट होता है वहाँ पे, कि बताया गया है कि वहाँ पर केवल चुनाव होना ही लोकतंत्र नहीं है। जैसे अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित कर लिया। पद परिवर्तन की बात करें तो बाद में परवेज मुशर्रफ जो थे वो अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह कराया, जिस पर धोखाधड़ी के आरोप लगे और अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर अगस्त 2002 में, इस आदेश के जरिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, और जो संविधान को उसने बदला उसमें शामिल किया कि राष्ट्रपति जो है वह राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है, और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पॉइंट्स का, कि निष्कर्ष ये निकलता है कि हालांकि पाकिस्तान में तो चुनाव हुए, प्रतिनिधि भी चुने गए, लेकिन असली सत्ता उन लोगों के हाथ में थी जिन्हें जनता ने नहीं चुना था, जैसे सेना और मुशर्रफ को। इसलिए इसे लोगों का शासन नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र की पहली विशेषता कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी लोकतंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि सिर्फ चुनाव होना नहीं, बल्कि चुनाव जो होता है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। और लोकतांत्रिक चुनाव के उदाहरण, यह मामला देखने को मिलता है चाइना में। जैसे चीन का मामला क्या कहता है, चीन में एक दलीय व्यवस्था की सरकार बनती है हर समय।
चीन की संसद का नाम क्या है? चीन की संसद को कुआंगुओ रेमामिन दवाइगुओंगो दोही यानी कि राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। ये चीन में कहा जाता है उसको, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें याद रखना है कि चीन की संसद को राष्ट्रीय जन संसद कहा जाता है। चुनाव प्रणाली की बात करें तो चीन में हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। संसद के पास देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार होता है। समस्या क्या है वहाँ पे चाइना में? समस्या यह देखने को मिलती है कि चुनाव लड़ने से पहले उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-2003 के चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे जुड़ी छोटी पार्टियों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। परिणाम क्या हुआ कि सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, क्योंकि जनता के पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता। ये चाइना का उदाहरण है। मैक्सिको का मामला क्या है? मैक्सिको का मामला है जहाँ पे PRI का दबदबा रहता है हर समय। पृष्ठभूमि क्या बनती है कि 1930 के आज़ाद होने के बाद, यानी कि मैक्सिको कब आज़ाद हुआ? तो मैक्सिको 1930 में आज़ाद हुआ था। मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है और यहाँ कभी फौजी शासन नहीं आया है। चुनावी गड़बड़ियाँ सन 2000 तक हर चुनाव में PRI, जिसे इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता है, PRI का फुल नेम है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, विपक्षी दल चुनाव लड़ते थे पर कभी जीत नहीं पाते थे। वहाँ पे PRI के हथकंडे क्या थे वहाँ पे? तो PRI क्या क्या काम करती थी वहाँ पे? PRI सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के शिक्षक माता पिता पर PRI को वोट देने का दबाव बनाते थे। मीडिया विपक्षी दलों की आलोचना करता था या उनकी गतिविधियों को नज़रअंदाज करता था। अंतिम समय में मतदान केंद्रों को बदल दिया जाता था ताकि लोग वोट न डाल सकें। पार्टी अपने चुनाव प्रचार पर बेतहाशा पैसा खर्च करती थी। यह PRI के हथकंडे अपनाते थे वहाँ पे। निष्कर्ष क्या निकलता है कि इन उदाहरणों से, यानी कि चाइना और मैक्सिको का जो हमने अध्ययन किया, तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि चुनाव में लोगों के पास वास्तविक और गंभीर विकल्प होने चाहिए। लोगों के पास ये अधिकार होने चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार सके, लेकिन हमें चाइना और मैक्सिको का अध्ययन करने से ऐसा परिप्रेक्ष्य नहीं होता। इसलिए दूसरी विशेषता क्या है कि लोकतंत्र के लिए जो चुनाव होते हैं वह निष्पक्ष, स्वच्छ और निष्पक्ष होने चाहिए। यानी लोकतंत्र की दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोग जीत और हार के समान अवसर हों। अगर हम दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, चाइना का और मैक्सिको का, तो क्या निकल के आता है? देश है चाइना, चुनाव का अंतराल होता है 5 वर्ष का। मुख्य समस्या क्या है? केवल एक कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है। और लोकतंत्र क्या है? नहीं, यहाँ क्योंकि वास्तविक विकल्प नहीं है यहाँ पे, इसलिए लोकतंत्र नहीं है। मैक्सिको 6 वर्ष के लिए चुनाव होता है यहाँ पे, PRI द्वारा चुनाव और धांधली दबाव होते हैं यहाँ पे। यहाँ भी लोकतंत्र नहीं है क्योंकि चुनाव निष्पक्ष नहीं है। ठीक है, चाइना में विकल्प नहीं है और चुनाव जो होता है मैक्सिको में वह निष्पक्ष नहीं है। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल का मतलब होता है। ठीक है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि लोकतंत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि कई देशों में मतदान के समान अधिकार के से वंचित करने के उदाहरण मिलते हैं, जैसे सऊदी अरब में। यहाँ 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। यानी सऊदी अरब में 2015 तक वोट देने का महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, एस्टोनिया, यहाँ नागरिकता के नियम ऐसे हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज को, लोगों को मतदान का अधिकार पाने में मुश्किल होती है। कहाँ पे? एस्टोनिया में। ठीक है, फिजी देश की बात करें तो फिजी देश में यहाँ चुनाव प्रणाली में मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा होता है। यानी फिजी में जो वहाँ के मूल नागरिक हैं उनकी वोट काउंट जो होती है वो ज़्यादा होती है, सिवाय उनके कि जो बाहर से भारतीय मूल के वोट जो बसे हैं वहाँ पे जाके उनकी अपेक्षा। तो लोकतंत्र की तीसरी विशेषता हो जाएगी कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। यहाँ पे हम प्रमुख बिंदुओं का सारांश देखते हैं। जैसे विशेषता की बात करें तो स्वतंत्र चुनाव, मुख्य शर्त क्या होती है? चुनने का वास्तविक विकल्प होना चाहिए। स्वतंत्र चुनाव का मतलब कि चुनने का वास्तविक विकल्प होना चाहिए। संबंधित उदाहरण जैसे चीन और मैक्सिको में यहाँ पे चुनने का वास्तविक विकल्प नहीं होता। समान अधिकार, हर वोट की हर कीमत के बराबर हो। सऊदी अरब, फिजी, यहाँ पे विपरीत उदाहरण देखने को मिलता है। ठीक है, कानून का राज और अधिकारों का सम्मान, बात होती है कानून का राज, यानी कि सिर्फ चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नहीं है, सरकार को संवैधानिक मर्यादाओं में भी रहना चाहिए। यानी कि चुनाव भी हो गया, लोगों ने उस पार्टी को जिता भी दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चुनाव हो गया, जीत गए और लोकतंत्र हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए संवैधानिक मर्यादा भी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण कहाँ का देखने को मिलता है? जिम्बाब्वे का। 1980 में आज़ादी के बाद जान पीएफ की दल का राज होता है और इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे शासन कर रहे होते हैं। मुगाबे जो होते हैं वो लोकप्रिय थे पर चुनाव जीतने के गलत तरीके अपनाते। यह एक लोकप्रिय नेता थे, इनको जनता पसंद करती थी और इनको चुनाव भी जीते थे, लेकिन ये चुनाव जीतने के लिए गलत तरीके अपनाते थे। इन्होंने संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की और न्यायपालिका पर दबाव डाला। अंततः 2017 में उन्हें पद से हटा दिया गया। कब हटाया गया? 2017 में इनको पद से हटा दिया गया। नागरिक अधिकार, सरकार को नागरिकों के बुनियादी अधिकारों जैसे सोचने, राय बनाने और विरोध करने की स्वतंत्रता का आदर करना चाहिए। जवाबदेही, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ जनता के प्रति ही नहीं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेह होती है। विशेषता, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची
लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। निष्पक्ष और लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास हो। ये मेन पॉइंट, अगर ये पूछ देगा ना कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होगी, तो लोकतंत्र की विशेषता होगी अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों के पास हो। दूसरा, चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। तीसरा, प्रत्येक नागरिक को समान वोटिंग अधिकार प्राप्त हो। चौथा, सरकार कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर कार्य करे। तो यह लोकतंत्र की विशेषता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ क्या तर्क दिया जाता है? अस्थिरता। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं जिससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा, नैतिकता की कमी। यहाँ सिर्फ सत्ता का खेल और राजनीतिक लड़ाई होती है, नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। यानी जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया गया कि लोकतंत्र क्यों गलत है, उसके अनुसार ये तर्क दिए गए हैं। तीसरा, फैसलों में देरी। लोकतंत्र की जो सरकार होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने लोगों से चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में बहुमत बहुत समय लग जाता है। खराब फैसले। चुने हुए नेताओं को अक्सर जनता के असली हितों का पता नहीं होता, जिससे फैसले गलत हो सकते हैं। भ्रष्टाचार। चुनावी मुकाबला बहुत खर्चीला होता है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। अहम फैसला। सामान्य लोगों को अक्सर यह पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या सही है, इसलिए उन्हें बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। तो जब लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क विपक्ष में तर्क दिया गया कि लोकतंत्र क्या है, सही नहीं है, ठीक है, यही दिया गया था ना, लोकतंत्र के खिलाफ यानी विपक्ष में जो तर्क दिया गया था। तो क्या हम बता सकते हैं क्यों ऐसा कि लोकतंत्र की चुनौती जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या चुनौती है? कि लोकतंत्र कोई जादुई छड़ी नहीं है जो रातों रात सारी गरीबी या समस्याएं मिटा दे। यह सिर्फ सुनिश्चित करता है कि लोग अपने फैसले खुद लें, लेकिन यह गारंटी नहीं देता है कि फैसले हमेशा सही ही होंगे। बार बार नेतृत्व बदलने से सरकार की कार्यकुशलता पर असर पड़ता है। असल सवाल यह नहीं कि लोकतंत्र आदर्श है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हमारे पास मौजूद विकल्पों में लोकतंत्र सबसे बेहतर है। यह चीज़ ध्यान देना है कि जो हमारे पास मौजूद विकल्प हैं उसमें लोकतंत्र बेहतर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट में अध्ययन करेंगे कि लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या दिया गया, यानी कि लोकतंत्र के साथ कौन सा तर्क रखा गया है। तो शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। पहला, चीन का अकाल। जैसे हम देखते हैं कि चीन यह विश्व इतिहास का सबसे भयानक अकाल था। कब पड़ा था? 1958 से 1961, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मर गए थे। तुलना, उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में ऐसा अकाल नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है। भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार है जो जवाबदेही है, उसको जवाब देना पड़ता है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल नहीं पड़ा है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि लोकतंत्र दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र क्या है? अधिक जवाबदेही वाला है यह, ठीक है, अधिक जवाब। क्योंकि चाइना में एक पार्टी की सरकार है तो कुछ भी हो जाएगा, वो जवाब देगी ही नहीं। अगर कई पार्टियां, 2 पार्टियां, 3 पार्टियां हैं तो वह सरकार से पूछती हैं सवाल, सरकार को भी डर बना रहता है। दूसरा विशेषता क्या है? बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। यानी लोकतंत्र की सरकार में बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। कैसे? लोकतंत्र का आधार जो होता है वह व्यापक चर्चा और बहसों से होती है। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज़्यादा लोग शामिल होते हैं जिससे गलतियों की गुंजाइश कम होती है। भले इसमें समझ थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन यह गैर जिम्मेदार या उग्र फैसले लेने की संभावना को घटाता है। तीसरा विशेषता क्या है लोकतंत्र के पक्ष में? कि मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका है। जैसे किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में यह और भी महत्वपूर्ण है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में टकराव के ताकत के बल पर सुलझाया जाता है जिससे नाराजगी बढ़ती है। लोकतंत्र इसका शांतिपूर्ण समाधान देता है। यहाँ कोई स्थायी विजेता या पराजित नहीं होता। अलग अलग समूहों के लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह सकते हैं। चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता है नागरिकों का सम्मान। कैसे? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तर्क इसकी कार्यप्रणाली नहीं बल्कि नागरिकों के साथ इसका रिश्ता है। यह राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ अमीर, गरीब, पढ़े लिखे और अनपढ़ सभी को समान दर्जा प्राप्त होता है। लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। गलती सुधारने का अवसर। लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है? गलती सुधारने का अवसर भी मिलता है इसमें। जैसे लोकतंत्र इस बात की गारंटी नहीं देता कि कोई गलती नहीं होगी, लेकिन यह गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए रखने नहीं देता है। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश होती है और सुधार करने का अवसर मिलता है। या तो शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदल देता है, तो गलती सुधारने का भी लोगों को मौका मिलता है। निष्कर्ष क्या निकला? कि जो लोकतंत्र हमें सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन यह अन्य सभी व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह अच्छे फैसलों का अवसर देता है, नागरिकों का सम्मान करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का मौका भी देता है। लोकतंत्र का बेहतर मुख्य नोट्स अध्याय सारांश है कि प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। आधुनिक समय में लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र है। इसके प्रमुख कारण है बड़ी जनसंख्या। जैसे आधुनिक शासन व्यवस्था में लोग इतने अधिक हैं कि हर बात के लिए सबको एक साथ बैठकर सामूहिक फैसला लेना संभव नहीं है। क्षमताओं का अभाव। यदि सामूहिक फैसला संभव भी हो तो तब भी हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता या कौशल नहीं होता। लोकतंत्र एक सिद्धांत के रूप में। लोकतंत्र केवल सरकार तक सीमित नहीं है, यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।
परिवार में जब महत्वपूर्ण फैसलों में परिवार के सभी सदस्यों की राय समान रूप से सुनी जाती हो। कक्षा में भी होता है, जैसे जहाँ शिक्षक छात्रों को सवाल पूछने और बोलने की आज़ादी देते हैं। संगठनों में जहाँ फैसले किसी एक नेता के बजाय सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं। लोकतांत्रिक फैसले की विशेषता। एक लोकतांत्रिक फैसला का अर्थ है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करना और उनकी स्वीकृति लेना। इसमें कम शक्तिशाली व्यक्ति का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति का। आदर्श लोकतंत्र की शर्तें। व्यक्ति वास्तविक आदर्श लोकतंत्र की पहचान ही इन मानकों से होती है। आदर्श लोकतंत्र में वास्तविक आदर्श लोकतंत्र की पहचान इन मानकों से होती है। पहला, भूखा कोई ना सोए। देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं होगी। समान भागीदारी। हर नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए केवल वोट देना काफ़ी नहीं, बल्कि समान सूचना, बुनियादी शिक्षा और संसाधनों की उपलब्धता भी जरूरी है। नागरिकों की भूमिका। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी उसके नागरिक है। एक आदर्श लोकतंत्र एक बार में हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए निरंतर प्रयास और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की ज़रूरत होती है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि लोग राजनीतिक में हिस्सा न लें, लेकिन लोकतंत्र नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर टिका होता है। निष्कर्ष। न्यूनतम बनाम आदर्श लोकतंत्र। न्यूनतम लोकतंत्र वह जो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकार में अंतर करने में मदद करता है। आदर्श लोकतंत्र वह जो एक सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर को समझाता है और शासन को उत्कृष्ट बनाने का लक्ष्य रखता है। यह चित्र इराक में अमेरिका द्वारा लोकतंत्र स्थापित करने के दावों पर कड़ा व्यंग करता है। इसकी मुख्य व्याख्या है नीचे। यम जो डेमोक्रेसी लिखी है, एम का प्रतीक है। चित्र में डेमोक्रेसी शब्द का यम का अक्षर एमसी डोनाल्ड्स के लोगों जैसा बनाया गया। यह अमेरिका संस्कृति और पूंजीवाद को दर्शाता है। व्यंग यह है कि अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर वास्तव में अपनी संस्कृति और व्यापारिक हितों को दूसरे देशों पर थोप रहा है। स्वार्थ और असली मकसद। कार्टूनिस्ट यह कहना चाहता है कि अमेरिका का इराक में आना असली लोकतंत्र लाने के लिए नहीं था। इसके पीछे अमेरिका के अपने व्यापारिक हित और इराक की संपत्ति को अपना बाजार बनाने का स्वार्थ छिपा था। इसमें अमेरिकी सैनिकों को उस एम लोकतंत्र के नाम पर अमेरिका प्रभाव के खंभे को खड़ा करते हुए दिखाया गया है, जो इसे इवो जिमा की ऐतिहासिक फोटो की याद दिलाता है। निष्कर्ष। यह चित्र इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या बंदूकों के साये में और व्यापारिक हितों के लिए थोपा गया तंत्र वास्तव में लोकतंत्र कहला सकता है। दूसरा, जो सीरिया में लोकतंत्र का कार्टून है, यह कार्टून सीरिया की राजनीतिक स्थिति और वहाँ की तानाशाही व्यवस्था को दर्शाता है। बाथ पार्टी का वर्चस्व। सीरिया में केवल बाथ पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को ही राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। प्रवेश की शर्त। कार्टून में लोकतंत्र एक महिला के रूप में सीरिया के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन उसे अंदर आने के लिए पहले बाथ पार्टी की सदस्यता का फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। व्यंग यह दिखाता है कि वहाँ लोकसभा का केवल मुखौटा है। वास्तव में सत्ता पर एक ही पार्टी का कब्जा है और बिना उसकी वफादारी के कोई भी राजनीतिक में हिस्सा नहीं ले सकता। चीन और मैक्सिको से तुलना। यह स्थिति चीन, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, और मैक्सिको के पुराने इतिहास, जहाँ लंबे समय तक पीआरआई का दबदबा रूप से मेल खाती है। मुख्य निष्कर्ष। पहला, कार्टून बाहरी ताकतों अमेरिका द्वारा थोपे गए लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। दूसरा, आंतरिक तानाशाही और एक दलीय व्यवस्था द्वारा लोकतंत्र के नाम पर किए जा रहे दिखावे की आलोचना करता है। लातिनी अमेरिका और सैन्य प्रभाव। यह कार्टून लातिनी अमेरिका के संदर्भ में सत्ता और सेना के संदर्भों को दर्शाता है। सैन्य शासन का खतरा। लातिनी अमेरिका के कई देशों में सैन्य अक्सर लोकतांत्रिक सरकारों को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लेती थी। पाकिस्तान पर प्रासंगिकता। यह कार्टून पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है, जहां सेना का राजनीतिक में बहुत गहरा हस्तक्षेप रहा और कई बड़े तख्तापलट हुए। संदेश। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सेना का राजनीतिक से दूर रहना अनिवार्य है। यह कार्टून हमें सिखाता है कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने या लोकतंत्र शब्द लिखने से नहीं आता। वास्तविक लोकतंत्र के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। पहला, बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्ति। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव। तीसरा, राजनीतिक पर सेना के बजाय जनता का नियंत्रण। लातिनी अमेरिका और सैन्य दल का प्रभाव। यह कार्टून लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र की कार्यप्रणाली पर आधारित है। सैन्य प्रभाव। लातिनी अमेरिका के संदर्भ में बना कार्टून पाकिस्तान जैसे देशों पर भी फिट बैठता है, जहां सेना का राजनीतिक में बहुत गहरा हस्तक्षेप रहा। धन शक्ति। सिक्कों की थैलियों से बने पुतले का अर्थ है राजनीतिक में थैली शाहों या अमीर लोगों की बड़ी भूमिका। भारत के संदर्भ में क्या इस पर भारत लागू किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय चुनाव में भी धन शक्ति का प्रभाव एक बड़ी चुनौती है। मुख्य निष्कर्ष। लोकतंत्र बनाम दिखावा। केवल चुनाव होना लोकतंत्र की गारंटी नहीं, जैसा कि सीरिया और इराक के उदाहरणों से स्पष्ट है। नागरिक और सेना। लोकतंत्र की मजबूती के लिए सेना का राजनीतिक से दूर रहना अनिवार्य है। आर्थिक समानता। यदि राजनीति केवल धनवानों के नियंत्रण में है तो वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। इराक। सद्दाम हुसैन के बाद का लोकतंत्र। तानाशाही कान। सद्दाम हुसैन को जेल में दिख गया है, जो इराक की पुरानी तानाशाही के अंत का प्रतीक है। एक व्यक्ति एक वोट, जनता की आवाज़। अब लोग एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार से खुश हैं। तानाशाह का दुख। जेल में बंद तानाशाह सोचता है कि पुराने दिन बेहतर थे, जब केवल उसका एकमात्र वोट मायने रखता। जहाँ पहला कार्टून बाहरी सैनिक हस्तक्षेप की आलोचना करता है, वहीं यह कार्टून तानाशाही के खत्म होने और चुनावी अधिकार मिलने के महत्व को दर्शाता है। मुख्य सीख। लोकतंत्र केवल नाम या चुनाव होने से नहीं आता, इसमें स्वतंत्र विकल्प और बाहरी दबाव से मुक्ति अनिवार्य है। राजनीतिक में धन, बल और सैन्य हस्तक्षेप वास्तविक लोकतंत्र से सबसे बड़ा दुश्मन है।
चीन सूचना पर प्रतिबंध, सेंसरशिप। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर सूचना के मुक्त प्रवाह को रोक दिया। ऐतिहासिक संदर्भ, टैंकों और निहत्थे छात्र की तस्वीर 1989 के तियानमेन स्क्वायर आंदोलन की याद दिलाती है, जहां लोकतंत्र की मांग को सैन्य बल से कुचल दिया गया। नागरिकों की भूमिका और लोकतंत्र की ताकत और कमजोरी दोनों इसके नागरिक हैं। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि लोग राजनीति में हिस्सा न लें, जबकि लोकतंत्र नागरिकों की सक्रियता पर ही टिका होता है। तानाशाही का विश्लेषण, यह जानकारी मुख्य रूप से ब्राज़ील और दुनिया के अन्य हिस्सों में रही तानाशाही के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य संदर्भ, ब्राज़ील की तानाशाही। देश ब्राज़ील। पृष्ठभूमि, ब्राज़ील के इतिहास में तानाशाही का बहुत लंबे दौर का अनुभव किया। कार्टून का शीर्षक, तानाशाही का छुपा पक्ष। उद्देश्य, इस कार्टून के माध्यम से तानाशाही के उन क्रूर या दमनकारी पलों को दिखाने की कोशिश की है जिन्हें अक्सर सरकारें जनता की नज़रों से छिपाकर रखती है। अन्य देशों के तानाशाह महत्वपूर्ण नाम, चिली अगस्ट पिनोशेट, तानाशाह का नाम पोलैंड जारूजेलेस्की, नाइजीरिया सनी अबाचा, फिलीपींस फर्डिनांडो मार्कोस। विचारणीय बिंदु, क्या तानाशाही का कोई न कोई बड़ा पक्ष छिपा रहता है? तानाशाही में मानवाधिकारों का हनन और भ्रष्टाचार अक्सर गुप्त तरीके से क्यों रहता है? तो यह था लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र की चैप्टर से संबंधित क्या है।